गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चों का थर्ड ईयर की क्लास में वेलकम है। आज अपन आगे पढ़ेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था फ्रांस की राज्य क्रांति के अंदर कन्वेंशन यानी एक सम्मेलन हुआ था, उसने किस प्रकार से गणतंत्र की घोषणा की थी और राजा लुई सोलवे का वध कर दिया गया था। उसके बाद अस्थायी सरकार का गठन किया गया था जिसने फ्रांस के अंदर किस प्रकार से कत्लेआम किया था। आगे अपन देखते हैं आतंक का राज्य। कन्वेंशन के शासन की शुरुआत के साथ ही राजधानी पेरिस और प्रांतीय राजधानियों में प्रतिदिन लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता रहा था। उन लोगों में अधिकांश ऐसे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था अथवा क्रांति को सफल बनाने में प्राणों की बाजी लगा दी थी। फिर भी उस युग के लिए आतंक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि वह सब कुछ गणतंत्र के शत्रुओं को दंड देने के नाम पर हुआ था। आतंक का राज्य तो अब शुरू होने वाला था। इसमें व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए अपने ही साथियों को मौत के घाट उतारा गया। 10 अगस्त 1792 के बाद में व्यवहारिक दृष्टि से फ्रांस में दो सरकारें थीं, एक कम्यून अथवा पेरिस की सरकार और दूसरी कन्वेंशन अथवा फ्रांस की सरकार। अब तक दोनों ने मिलकर काम किया था, परंतु अब दोनों में बिगाड़ उत्पन्न हो गया, यानी दोनों का आपस में शत्रुता उत्पन्न हो गई। दोनों में आपस में शत्रुता उत्पन्न हो गई, जिसके कारण कम्युनिस्ट के नेता थे हर्बर्ट और सोमेते। ये दोनों ही अत्यधिक उग्रवादी, बब्बर और अधार्मिक थे। एक तरफ से पेरिस के वास्तविक शासक थे, उनके नेतृत्व में कम्यून ने कन्वेंशन को विवश किया कि वह फ्रांस को ईसाइयत के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न करे, और विवश कन्वेंशन ने उसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया। अब ईश्वर के स्थान पर बुद्धि की पूजा की जाने लगी। कन्वेंशन और जनसभा समिति ने अपनी इच्छा के विरुद्ध यह सब कुछ स्वीकार कर लिया, परंतु रोबस्पियर इससे असंतुष्ट था, क्योंकि आगे देखते हैं अपन रोबस्पियर जन रक्षा समिति का सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य था उस समय। वह हर्बर्ट और दातो दोनों गुटों को सफाया करना चाहता था। पहले हर्बर्ट और उसके साथियों पर धर्म विरोधी कार्यों का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया गया और 24 मार्च 1794 को उन सभी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मैंने आप लोगों को बताया था गिलोटिन किस तरह का उपकरण था। इसके बाद दातो को उनके साथियों को मौत की सजा दी गई, क्योंकि वे लोग अब रक्तपात को बंद करके उदार नीति का प्रतिपादन करने लगे थे। हर्बर्ट और दातो की मृत्यु के बाद रोबस्पियर का जैकोबिन दल, कम्यून और जनसभा समिति पर एकाधिकार कायम हो गया। 5 अप्रैल 1794 से लेकर 27 जुलाई तक, अर्थात लगभग 100 दिन तक रोबस्पियर ने वास्तविक अधिनायक की भांति शासन किया। वह एक निपुण ढोंगी था। एक प्रांतीय वकील के रूप में उसने जीवन प्रारंभ किया था। फिर उसने जैकोबिन दल में अपना प्रभाव बढ़ाया। वह अवसरवादी था और ठीक अवसर पर अपने शत्रुओं पर वार करता था। बच्चों, रोबस्पियर के बारे में पूछा जाए तो आप उसको लिख सकते हो कि रोबस्पियर एक अधिनायक की भांति फ्रांस में किस तरह से कार्य करने लगा। शुरू में वो एक प्रांतीय वकील के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। उसके बाद उसने जैकोबिन दल में अपना प्रभाव बढ़ाया, उसकी सदस्यता ग्रहण करी। इसके बाद वो एक तरह का ढोंगी था। वह अवसरवादी था और ठीक अवसर पर अपने शत्रुओं पर वार करता था।
पूर्व सत्ता हाथ में आते ही रोबस्पियर ने उन सभी लोगों को गिलोटीन पर चढ़ाना शुरू कर दिया जो उसके लिए अवांछित तथा खतरनाक थे अथवा हो सकते थे। इसके लिए उसने जूरी के सदस्य भी बदल दिए ताकि जूरी हत्याओं के सिलसिले में घातक सिद्ध न हो सके। इसके अल्प शासन काल में लगभग 1400 व्यक्तियों को प्राण दंड दिया गया, परंतु यही बात उसके पतन का कारण बनी। कन्वेंशन तथा जन रक्षा समिति के सदस्यों को भी अपने प्राणों का भय सताने लगा और उन लोगों ने महाआतंक के नेता रोबस्पियर का अंत करने का निश्चय कर दिया। 27 जुलाई 1794 को उसे बंदी बना लिया गया। कम्यून की भीड़ ने उसे कारागार से छुड़ाकर ले गई, परंतु रात्रि में सेना ने घमासान लड़ाई के बाद उसे और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया और कन्वेंशन के आदेश से उसी रात्रि में उस सभी को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में आतंकी राज्य का अंत हुआ, जिसने मृत्युदंड देकर एक आतंक फ्रांस में फैला रखा था। 1795 का संविधान। 1795 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया। इसका निर्माण भी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर किया गया था। इसमें मानव अधिकारों के साथ साथ मनुष्य के कर्तव्य पर भी प्रकाश डाला गया, जो एक बिल्कुल नई बात थी। शासन का सर्वोच्च अधिकार एक डायरेक्टरी यानी संचालन मंडल को सौंपा गया। इसमें 5 सदस्यों की व्यवस्था थी। ये 5 वर्ष तक अपने कार्य का सुरक्षित संचालक मंडल को सौंपा गया। इसमें 5 सदस्यों की व्यवस्था थी। ये 5 वर्ष तक अपने पद पर सुरक्षित रह सकते थे, मतलब 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल था, परंतु प्रतिवर्ष उनमें से एक का हट जाना आवश्यक था। उसका निर्वाचन विधानमंडल की ओर से होता था। कानून बनाने के लिए पहली बार एक की जगह 2 सभाएं रखी गई। प्रथम में 500 सदस्य थे और द्वितीय में 250 सदस्य थे। प्रथम को कानून का प्रस्ताव रखने तथा पारित करने का और दूसरी को इन प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। अस्वीकृति का अधिकार केवल 1 वर्ष की अवधि तक ही था। यह विधान नवंबर 1799 तक और 26 अक्टूबर 1795 को कन्वेंशन ने अपने को भंग कर दिया। मतलब यह विधानमंडल 1795 से 99 तक चला। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टरी का शासन। डायरेक्टरी अथवा संचालन मंडल ने 27 अक्टूबर 1795 से 19 नवंबर 1799, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया तक उसने शासन किया। आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक चला। तो क्या है बच्चों, ये 27 अक्टूबर 1795 से 19 नवंबर 1799 तक शासन किया। कार्यपालिका के समस्त अधिकार 5 व्यक्तियों के इस संचालक मंडल में निहित थे। प्रारंभ से ही इसकी असफलता के आसार दिखाई देने लगे थे। संचालकों में कार्नट को छोड़कर सभी कम बुद्धि वाले, बदनाम और स्वार्थी राजनीतिज्ञ थे। इसे जनता का समर्थन भी प्राप्त नहीं था। ये प्रांतीय दंगों को रोकने में असमर्थ रही। राजा के पक्ष में बढ़ते हुए समर्थन को भी न रोक सकी और न ईसाई पूजा पद्धति को रोक पाई। उसका शासन भ्रष्ट और कमजोर था और उसे अपने अस्तित्व के लिए सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। डायरेक्टरी के शासनकाल में जेकोबिन क्लब को पूर्णतया बंद कर दिया गया और कम्यून तथा क्रांतिकारी परिषद को समाप्त कर दिया गया। उसके समय विद्रोहों का तांता
लग गया और 1795 ईस्वी में भयंकर सर्दी पड़ी। व्यापार चौपट हो गया और सामाजिक कष्ट काफ़ी बढ़ गए। अप्रैल, मई और अक्टूबर में भीषण विद्रोह हुए। अंत में नेशनल गार्ड और फिर जनरल बरसार्स की फौज की मदद ली गई। बरास का सहायक युवक नेपोलियन बोनापार्ट था। नेशनल गार्ड और फिर जनरल बरास की फौज की मदद ली गई और बरास का जो सहायक युवक था, मतलब उसकी सहायता जो करता था, वो था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे पुरस्कार के रूप में देश की सेना का कमान मिली। 1795 के अक्टूबर में संचालक मंडल के विरोध में पैंथियन नामक एक सोसाइटी का गठन हुआ। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। संचालक मंडल यानी डायरेक्टरी के विरोध के अंदर पैंथियन नामक एक सोसाइटी का गठन हुआ। ठीक है, क्योंकि लोगों को स्पष्ट हो गया कि संचालक मंडल केवल धनी लोगों के अधिकारों की चिंता में लगा हुआ है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका पैंथियन नामक सोसाइटी का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि यह केवल एक धनी लोगों के अधिकारों की चिंता करता था, यानी उनका समर्थन करता था। पैंथियन सोसाइटी के बहुत से सदस्य पुराने जेकोबिन थे। सोसाइटी की बैठक टॉर्च के प्रकाश में होती थी और इसके विचारों का प्रकाशन ट्यूबन नामक पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। ट्यूबन संचालक मंडल ने इस पर जोरदार प्रहार किया। फरवरी 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट को इस सोसाइटी को समाप्त करने का कार्य सौंपा गया। उग्रवादियों ने शीघ्र ही एक गुप्त समिति कायम कर ली। इस समिति ने समानता के आदर्श के लिए जोरदार संघर्ष किया। ठीक है, वैदेशिक मामलों और युद्ध संचालन में डायरेक्टरी का शासन भाग्यशाली रहा। 1795 के प्रारंभ में ही स्पेन फंसा हॉलैंड ने फ्रांस से संधि कर ली। बाद में पुर्तगाल, सैक्सनी और हेसेन नामक जर्मन राज्य और इटली के नेपल्स, परमा और पोप के राज्यों ने भी संधि कर ली। अब स्थल पर केवल ऑस्ट्रेलिया और जल पर इंग्लैंड ही फ्रांस के विरुद्ध संघर्षरत थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने आश्चर्यजनक ढंग से ऑस्ट्रिया को पराजित करके संधि करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, अब केवल कौन बचा? परंतु इंग्लैंड के विरुद्ध उसे सफलता नहीं मिली। हाँ, उसे डायरेक्टरी के शासन का अंत करने और फ्रांस की शासन सत्ता अपने हाथ में लेने में अवश्य सफलता मिल गई थी। इसी के साथ क्रांति का मुख्य भाग समाप्त हो गया और नेपोलियन बोनापार्ट ने समझ शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। यहाँ अपन देखते हैं कि क्रांति का एक तरह से फर्स्ट भाग खत्म हो गया था। नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट और इस जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति थी, उसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक।